नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नाइट पे। मैं हूं निखिल सिंह और आज न्यूज नाइट पे बात अटल जी की जयंती पर सुशासन की विरासत और उस नई ऊर्जा की जिसे लखनऊ से मिली एक प्रतीकात्मक शुरुआत। उधर पड़ोसी बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा और हिंदू समुदाय पर हमलों ने हालात को लेकर नई चिंता खड़ी कर दी है और इसी पर आज हमारी होगी खास स्टूडियो की चर्चा। तो चलिए बढ़ते हैं न्यूज नाइट की सुर्खियों की ओर। पीएम मोदी ने लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल को देश को किया समर्पित। परिवारवाद पर साधा निशाना, कहा आजादी के बाद से एक ही परिवार का हुआ गौरवगान। हमने एक परिवार की बंधक वाली व्यवस्था से देश को बाहर निकाला। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर देश कर रहा है याद। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने सदैव अटल जाकर दी श्रद्धांजलि। सुशासन दिवस पर देश भर में हुए तमाम कार्यक्रम। नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक और बड़ी सफलता। ओडिशा में मारा गया 1,10,00,000 रुपए का इनामी शीर्ष नक्सली गणेश उड़के। 2 दिनों में 6 नक्सली ढेर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नक्सल मुक्त भारत की दिशा में बड़ा कदम। बांग्लादेश की सियासत में नया भूचाल। 17 साल बाद देश वापस लौटे बीएनपी नेता तारिक रहमान। समर्थकों ने किया जमकर स्वागत। हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर भारत में विरोध जारी। सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। खिलाड़ियों की जरूरतों पर जताई प्रतिबद्धता, कहा खेलों में 2014 से पहले की अनियमितताएं खत्म, अब गरीब भी पहुंच सकता है शीर्ष पर। देश और दुनिया में क्रिसमस की धूम। गिरजाघरों में हुई विशेष प्रार्थनाएं। पीएम मोदी ने दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में प्रार्थना सभा में लिया हिस्सा। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया, जहां जनसंघ के संस्थापक सदस्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा स्थापित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर विपक्ष पर राजनीतिक वार भी किया। उन्होंने कहा कि परिवारवाद वाले दलों ने देश की कई विभूतियों के योगदान को छोटा करने का प्रयास किया है। साथियों, परिवारवाद की राजनीति की एक विशिष्ट पहचान होती है। यह असुरक्षा से भरी हुई होती है। इसलिए परिवारवादियों के लिए दूसरों की लकीर छोटी करना मजबूरी हो जाता है, ताकि उनके परिवार का कद बड़ा दिखे और उनकी दुकान चलती रहे। इसी सोच ने भारत में राजनीतिक छुआछूत का चलन शुरू किया। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के वक्त प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार और उनकी पार्टी बिना किसी राजनीतिक आग्रह के देश के सभी महान विभूतियों का सम्मान करती है, जबकि सपा या कांग्रेस जैसे दल सिर्फ परिवार तक ही सीमित रहे और लोगों के काम और कद को छोटा करने का उन्होंने प्रयास किया। आजादी के बाद भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी। किताबें हो, सरकारी योजनाएं हो, सरकारी संस्थान हो, गली, सड़क, चौराहे हो
एक ही परिवार का गौरवगान, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार सही मायनों में एकता और सेवा के रास्ते पर चल रही है। लखनऊ में बना ये प्रेरणा स्थल भी आत्मसम्मान और विकसित भारत का आधार बनेगा। उन्होंने कहा कि ये विशाल प्रतिमाएं राष्ट्र निर्माण का संदेश दे रही हैं। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी, अटल जी, इन तीन महापुरुषों की प्रेरणा, उनके विजनरी कार्य, ये विशाल प्रतिभाएं विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। आज इनकी प्रतिभाएं हमें नई ऊर्जा से भर रही है। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे हरदोई रोड पर 65 एकड़ में विकसित राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया गया है। ये 230 करोड़ रुपए की लागत से बना है। यहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा स्थापित है और यहाँ एक आधुनिक संग्रहालय भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार वाजपेयी जी के सुशासन को और पंडित दीनदयाल के अंत्योदय के मंत्र को सिद्ध कर रही है। अखंड भारत की संकल्पना के सूत्रधार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अंत्योदय के प्रवर्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और समावेशी और समृद्ध भारत के शिल्पकार भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित ये प्रेरणा स्थल हर एक भारतीय को विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन तीनों महापुरुषों के मंत्रों को आत्मसात कर राष्ट्र की नीतियों को इस तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा कि पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय के साथ विकसित भारत के सपने को साकार किया जा सके। कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, प्रेरणा स्थल, लखनऊ। तो आज देश जननायक अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर उन्हें नमन कर रहा है। वो व्यक्तित्व जिसने राजनीति को नई ऊंचाइयां दी, उनका कृतित्व, उनका नेतृत्व सब कुछ अतुलनीय रहा और पूरा देश उनकी हमेशा उनकी लोकप्रियता की कसीदे पढ़ता रहा। उनकी लोकप्रियता, उनकी प्रशंसा, उनकी सिर्फ समर्थक ही नहीं बल्कि विपक्षी भी करते रहे। आइए देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व कृतित्व पर ये विशेष समाचार। देश भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। अटल जी की जयंती पर देश के अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर देश के गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अन्य विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। गणमान्य अतिथियों ने सदैव अटल पर आयोजित प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया और उनकी 101वीं जयंती पर उन्हें याद किया। पीएम मोदी ने उन्हें याद करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, जन सेवा और राष्ट्र सेवा को समर्पित उनका जीवन देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। एक प्रखर वक्ता के साथ साथ ओजस्वी कवि के रूप में भी वह सदैव स्मरणीय रहेंगे। उनका व्यक्तित्व, कृतित्व और नेतृत्व देश के चहुमुखी विकास के लिए पथ प्रदर्शक बना रहेगा। मैं लखनऊ को, उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को इस आधुनिक प्रेरणा स्थली की बधाई देता हूं। और जैसा अभी बताया गया और वीडियो में भी दिखाया गया कि जिस जमीन पर यह प्रेरणा स्थल बना है उसकी 30 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कई दशकों से कूड़े कचरे का पहाड़ जमा हुआ था। पिछले 3 वर्ष में इसे पूरी तरह खत्म किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं
और गणमान्य लोगों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल जी को याद किया। हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सौभाग्य है कि लखनऊ से ही प्रतिनिधित्व करते हुए देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को विकास के एक नए विजन के साथ आगे बढ़ाने का काम किया था। देश के तमाम और राज्यों में अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने वाजपेयी जी को याद किया। इस व्याख्यानमाला के माध्यम से अटल जी के जो कालजयी विचार हैं, लोकतांत्रिक मूल्य हैं, राष्ट्रीय भावना, उनको युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का बहुत सार्थक प्रयास किया जाएगा। भाजपा ने इस अवसर पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित कर अटल जी की विरासत को याद किया। भाजपा के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद और संगठन के नेता इन कार्यक्रमों में शामिल हुए। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ और उनका निधन 16 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में हुआ। सरकार उनकी जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। भारत के 13वें प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने 1996 से 2004 तक 3 कार्यकाल में देश की सेवा की। भारत के आर्थिक विकास में योगदान के लिए उन्हें याद किया जाता है। उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में ऑपरेशन विजय लड़ा गया। ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल युद्ध लड़ा गया और भारत ने इसे जीता भी। उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। साधारण पृष्ठभूमि से उठकर प्रधानमंत्री बनने वाले वाजपेयी को 1992 में पद्म विभूषण और 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने लोकतांत्रिक आदर्शों, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समानता का समर्थन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वो नाम जिसने राजनीति को जनसेवा का नया अर्थ दिया और शासन को संवेदनशीलता की नई भाषा। उनकी जयंती पर आज देश भर में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। एक ऐसा दिवस जो जन केंद्रित प्रशासन और विकास की उस विरासत को नमन करता है जिसे वाजपेयी जी ने संवारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे आगे बढ़ाया। राज्यों में कार्यक्रमों की श्रृंखला, जन कल्याण के संकल्प और सुशासन की निरंतर यात्रा। आइए देखते हैं देश भर में कैसे मनाया गया सुशासन दिवस। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री पद पर रहते वाजपेयी जी ने कई जन केंद्रित नीतियों को अपनाया जिसने आम लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। उनके दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर और उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के विकास को नई दिशा देने में जुटे हैं। देश भर में तमाम राज्यों में सुशासन दिवस पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें सुशासन की अवधारणा दी, लेकिन सही मायनों में इस सुशासन व्यवस्था का पालन करने का काम 2014 के बाद शुरू हुआ, जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश की बागडोर संभाली और उन्होंने नागरिक केंद्रित प्रशासन का मंत्र दिया। उन्होंने हमें गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन सही माने में गुड गवर्नेंस के इस कॉन्सेप्ट को लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करने का काम हुआ सन 2014 के बाद, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बागडोर संभाली और उन्होंने हमें मंत्र दिया मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, अर्थात सरकार बाधा डालने का काम ना करे, फैसिलिटेशन का काम करे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राष्ट्रीय राजधानी में प्रस्तावित 100 अटल कैंटीन में से 45 का उद्घाटन किया। इस पहल का मकसद लोगों को बहुत कम कीमत पर सस्ता और पौष्टिक खाना देना है। सीएम ने कहा कि लोग इन कैंटीन में सिर्फ 5 रुपये में खाना खा सकेंगे। इन कैंटीन के माध्यम से हमने अपनी एक सेवा उन जरूरतमंद वर्ग तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिससे वो कैंटीन में आए सम्मानजनक तरीके से 5 रुपए मात्र दे करके भोजन कर सकेंगे। उसके ऊपर 25 रुपए की सब्सिडी सरकार की ओर से है ताकि हर व्यक्ति तक वो भोजन पहुंच सके। गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी सुशासन दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए।
बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उनके जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी भाजपा मुख्यालय में आयोजित की गई, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, विचारों और देश के लिए उनके योगदान को दर्शाया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुशासन दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विशेष वीडियो साझा किया, जिसमें उनके विचार और उपलब्धियों को याद किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी बात अटल बिहारी वाजपेयी की सुशासन दिवस की, और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे मारा गया शीर्ष नक्सली। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय। सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHT+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH टीम्स मसाला। मसाले सच सच MDH। दिसंबर वीर बाल दिवस, साहिबजादों के अप्रतिम साहस का स्मरण करने का दिन। ये एक तारीख भर ही नहीं, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में युवा पीढ़ी के लिए संकल्प का दिन बन गया है। अब ये दिन करोड़ों देशवासियों के लिए, पूरे देश के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा का पर्व बना है। इस दिन ने भारत के कितने ही बच्चों और युवाओं को अदम्य साहस से भरने का काम किया है। वीर बाल दिवस देश के हर बच्चे में राष्ट्रवाद और अटूट मनोबल का संचार करता है, जिससे मिलती है विकसित भारत 2047 के विजन को मजबूती। तो आइए एक सशक्त भारत के लिए हम सब मिलकर मनाएं वीर बाल दिवस, 26 दिसंबर 2025। ऑर्डर ले ले भाई, ऑर्डर ले ले। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रोमोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रोमोर। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का, विकसित भारत। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और ओडिशा के कंधमाल के घने जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान को एक और बड़ी सफलता मिली। सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ से ज्यादा के इनामी टॉप नक्सली कमांडर और सेंट्रल कमेटी मेंबर गणेश उइके को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। गणेश उइके के साथ उसके 5 साथी नक्सली भी मारे गए, जिसमें 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि यह कार्रवाई ओडिशा में नक्सल नेटवर्क की कमर तोड़ देने में निर्णायक साबित होगी। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को एक और शानदार सफलता मिली, जब आतंक का पर्याय रहे 1 करोड़ से ज्यादा के इनामी टॉप नक्सली कमांडर और सेंट्रल कमेटी मेंबर गणेश उइके को मार गिराया गया। ओडिशा के कंधमाल जिले के घने जंगलों में चले इस बेहद पेशेवराना और पिन पॉइंटेड अभियान में
गणेश उइके के साथ उसके 5 साथी नक्सली भी ढेर हो गए, जिनमें 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। कभी कंधमाल के जंगलों में राज करने वाले गणेश उइके पर लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वह लंबे समय से ओडिशा में सक्रिय था और संगठन ने उसे पूरे राज्य की जिम्मेदारी दी थी। गणेश उइके की 7 राज्यों में तलाश थी। कंधमाल के चाकापाड़ा इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी का इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े स्तर पर ऑपरेशन शुरू किया। इसके लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की 20 टीमों, सीआरपीएफ की 2, बीएसएफ की 1 टीम यानी कुल 23 टीमें ऑपरेशन में जुटी। अभियान के दौरान जंगल में कई बार मुठभेड़ हुई और जबरदस्त फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों ने 6 नक्सलियों को मार गिराया। मौके से इंसास राइफलें, .303 राइफल, गोला बारूद और नक्सली साहित्य बरामद किया गया। माओवादी का जो आतंक था उड़ीसा में, उनका जो है रीढ़ की हड्डी थी वो, और वो आज टूट गई है। बड़ा एक जो है बदलाव आएगा माओवादी स्थिति में उड़ीसा के अंदर। केंद्रीय गृह मंत्री महोदय ने जो एक आह्वान दिया है मार्च 2026 तक माओवाद का अंत करने के लिए, उड़ीसा पुलिस उस ऑब्जेक्टिव को अतिशीघ्र पूरा करने के लिए जी जान से लगी हुई है। 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के संकल्प के साथ नक्सल विरोधी अभियान तेज हुआ है। सरकार की पुनर्वास नीति के तहत बड़ी संख्या में नक्सली हथियार डालकर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर नक्सल मुक्त भारत की दिशा में इस एनकाउंटर को एक बड़ा मील का पत्थर बताया। उन्होंने गणेश उइके के ढेर किए जाने की जानकारी साझा करते हुए लिखा कि इस बड़ी सफलता के साथ ओडिशा अब पूरी तरह नक्सल मुक्त होने की दहलीज पर खड़ा है। हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद का पूरी तरह अंत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कंधमाल के जंगलों में मिली यह कामयाबी सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि उड़ीसा में नक्सल आतंक पर भारी पड़ती राज्य केंद्र की संयुक्त रणनीति का बड़ा सबूत है। रायपुर से सोमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहां अगली खबर पर जाएं उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 17 साल बाद तारिक रहमान की वापसी की खबर देखेंगे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम लाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ओए लड़के वाले आ गए। खाली खाना कहाँ? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना अन्ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे है, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गुड गुड। आगे सैलरी नए झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताएं कि हमने अब तक न्यूज नाइट में किन खबरों से आपको रूबरू कराया है। प्रेरणा स्थल से परिवार पर प्रहार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेरणा स्थल से किस तरह से गांधी परिवार पर प्रहार किया, यह खबर हमने आपको विस्तार से दिखाई। साथ ही साथ अटल जी को श्रद्धांजलि दी गई, ये खबर भी हमने आपको दिखाई। और ओडिशा में मारा गया
शीर्ष नक्सली कमांडर। ये खबर भी हमने आपको विस्तार से दिखाई है। और अब बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार राजवाड़ी जिले के पंगशा उपजिला में बुधवार रात एक और हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। यह घटना रात करीब 11 बजे कली मोहर यूनियन के होसेदंगा गांव में हुई, जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया है। मृतक की पहचान अमृत मंडल उर्फ सम्राट के रूप में हुई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय पुलिस ने इस संबंध में सलीम नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। सलीम के पास से एक पिस्टल और एक देसी बंदूक भी बरामद की गई है। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से बांग्लादेश में हिंसा बदस्तूर जारी है। ढाका से लेकर चटगांव तक भीड़ के प्रदर्शन और उससे जुड़ी हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। और बांग्लादेश की सियासत में आज एक नया ट्विस्ट देखने को मिला। बीएनपी नेता तारिक रहमान 17 साल बाद देश वापस लौट आए और समर्थकों ने जमकर स्वागत किया उनका। तारिक रहमान ने कहा कि उनके पास बांग्लादेश को बेहतर बनाने का प्लान है और वो मिलकर नए बांग्लादेश का निर्माण करेंगे। रक्त रंजित बांग्लादेश में तारिक रहमान की वापसी क्या रंग बदलेगी, ये आने वाला समय बताएगा। बांग्लादेश और बवाल जैसे एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। जो देश कभी खुशहाली की नई इबारत लिख रहा था, अब वो रक्त रंजित है। सड़कों पर दंगाइयों और कट्टरपंथ के जुलूस का राज है। अर्थव्यवस्था हाँप रही है। राजनीतिक अस्थिरता और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के बाद अब बात बम धमाकों तक पहुंच गई है। बम धमाका भी कहीं और नहीं, राजधानी ढाका में हुआ। विस्फोट एक फ्लाईओवर के नीचे हुआ। पुलिस के अनुसार हमलावर ने पुल के ऊपर से बम फेंका था। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। गौरतलब है कि घटनास्थल के ठीक सामने मोक बाजार स्वतंत्रता सेनानी स्मारक स्थित है। वहीं बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में एक हिंदू युवक की लिंचिंग के बाद उपजा वैश्विक आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। घटना को लेकर बांग्लादेश की सिविल सोसाइटी ने चिंता व्यक्त की है। देश के बड़े अखबार द डेली स्टार ने एक विशेष आलेख प्रकाशित कर यूनुस प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। लेख में कहा गया है कि दीपू चंद्र दास को इंसान नहीं समझा गया। ये घटना भीड़ का अचानक हमला नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। लेख में कहा गया कि इसे एक घटना मानकर नहीं टाला जा सकता है, बल्कि ये जुलाई से चले आ रहे भीड़ तंत्र के डिजाइन को दिखाता है। यूनुस प्रशासन पर कटाक्ष करते हुए लेख में कहा गया है कि भले ही नया बांग्लादेश बनाने की बातें हो रही हों, सवाल ये है कि क्या नया बांग्लादेश दीपू जैसे लोगों की राख पर बनने जा रहा है। ध्यान रहे कि बीते दिनों इस अखबार के कार्यालय को उत्तेजित भीड़ ने फूंक दिया था। दीपू की नृशंस हत्या के खिलाफ भारत के कई शहरों में गुरुवार को भी प्रदर्शन हुए। राजधानी से सटे नोएडा में लोग बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। वहीं दलित नेता और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी बयान जारी कर दीपू की हत्या पर गहरी चिंता व्यक्त की, जबकि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हिंदू युवक की सरेआम लिंचिंग की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकना यूनुस सरकार की जिम्मेदारी है। इस बीच बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक जारी है। बांग्लादेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बीएनपी के नेता तारिक रहमान 17 साल के स्वतः निर्वासन के बाद देश लौट आए हैं। आगामी फरवरी में प्रस्तावित चुनाव से पहले बीएनपी नेता की घर वापसी को अहम माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि तारिक के स्वदेश लौटने पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हवाई अड्डा पहुंचना दरअसल बीएनपी का शक्ति प्रदर्शन है। एक दिन पहले ही यूनुस प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की थी कि निर्वासित नेता शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। राजनीतिक दल अपने सियासी जमाजोड़ में लगे हैं तो कट्टरपंथ ताकतें भी पीछे नहीं हैं। जमात इस्लामी और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश भी सियासी गोलबंदी में लग गए हैं। दोनों संगठन मिलकर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी भी सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। ध्यान रहे कि चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 29 दिसंबर है। तो बांग्लादेश जल रहा है, हिंदुओं पर निशाना बनाया जा रहा है, आतंक में है वहां अल्पसंख्यक हिंदू। और इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। यही आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है। हमारी विशेष चर्चा का विषय है बांग्लादेश में हिंसा फिर निशाने पर हिंदू। बांग्लादेश में हिंसा फिर निशाने पर हिंदू,
ये आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ रीवा गांगुली दास, फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश, जुड़ी हुई हैं। मैडम दास, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डॉक्टर स्मृति एस पटनायक, जो कि रिसर्च फेलो हैं इन इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस यानी IDSA में। मैडम, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले एम्बेसडर रीवा गांगुली से मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि ये जो पैटर्न जो अभी आपने हमारी रिपोर्ट भी देखी कि जुलाई से इस तरह की ख़ास तौर पर जो भीड़ के द्वारा हिंसा, जो मॉब लिंचिंग जो लगातार देखने को मिल रही है, क्या ये एक डिजाइंड है, पैटर्न है और जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है? किस तरह से आप इसको देखती हैं कि ये बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ सुनियोजित लिंचिंग के तौर पर इसको देख रही हैं? कैसे देखती हैं? एक बार अपना फोन या एपरेटस चेक कर लें, म्यूट पे है शायद वो। जी जी। बांग्लादेश में देखिए शुरू से ही एक हिस्ट्री रहा है कि माइनॉरिटी अटैक का, और ये मतलब काफी समय से हुआ जा रहा है। पर जब से 5 अगस्त में यूनुस की सरकार आई है, कहा जा रहा था कि ये नया पॉलिटिकल कल्चर ये लोग लाए हैं और इनका जो रिफॉर्म करेंगे, नए सिरे से देश बनाएंगे। पर हमने देखा है कि तब से लेके अब तक ये सरकार बिल्कुल हर कैटेगरी में फेल हुई है, स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर। जो पुलिस एकदम इनएक्टिव खड़ी रहती है जब कुछ होता है, और आर्मी को जबकि सिविल मैजिस्ट्रेसी पावर्स जिसे कहते हैं दिया गया है, विच मीन्स वो रास्ते में अगर मौजूद हो तो वो एक्शन ले सकते हैं, पर फिर भी देखा जा रहा है कि वो एक्शन नहीं लेते हैं। तो इससे जाहिर है ये कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है कि इसमें स्टेट का किसी तरह से एक या तो स्टेट कंप्लीटली इनकॉम्पिटेंट है या स्टेट इसके पीछे खुद ही एक पार्टी है। क्योंकि एक सरकार जिसके पास पुलिस है, जिसके पास आर्मी है, जिनका फील्ड प्रेजेंस है, वो क्यों नहीं बार बार इस तरह के वायलेंस को रोक पा रहे हैं। और एक कारण ये है कि पिछले दिनों में जो वायलेंस हुआ है उसके जो जिन लोगों को पकड़ा जाता है उनको कोई विजिबल पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। तो इससे ये जो लोग हैं जो इस तरह का मॉब क्रिएट कर रहे हैं, जो इस तरह का वायलेंस कर रहे हैं, जो इस तरह से माइनॉरिटीज को अटैक कर रहे हैं, उनको पता है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन तो लिया नहीं जाएगा, तो इसलिए वो बहुत ही बेपरवाही से ये सब काम कर रहे हैं। तो बेसिकली जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिल्कुल खत्म हो गया है, बहुत ही लॉलेसनेस है और मॉब वायलेंस बहुत ज्यादा है। मतलब एक देश में जहां 2 प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर के ऑफिस को जलाया जा सकता है, जबकि उसके डेली स्टार के अंदर 20 से ज्यादा स्टाफ तब काम कर रहे थे, तो समझा जा सकता है कि किस लेवल पे जा चुका है वायलेंस। और जी, लॉलेसनेस तो निश्चित तौर पर दिखती है एम्बेसडर रीवा, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो यूनुस सरकार की एक तरह से कहा जाए जो हिंदू मॉब लिंचिंग हो रही है उस पर मूक सहमति अगर मैं कहूँ, क्योंकि अगर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो उसको कहा जाएगा कि मौन स्वीकृति ही है। फिलहाल डॉक्टर पटनायक, अगर आपसे समझना चाहें कि जिस तरह से वहाँ पर उग्र संगठन है या ये कट्टरवादी संगठन है और उसके बाद अभी BNP नेता तारिक रहमान की जो वापसी है, क्या भारत को सुरक्षा के लिहाज से चिंतित होना चाहिए? कैसे देखते हैं इसको? मैं बोलूंगी कि एक तरह से अच्छा है कि तारिक रहमान वापस आए हैं, क्योंकि आप अगर देखेंगे अभी मतलब अगस्त 2024 से अभी तक जनरली रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज जो है जमात और उनका जो अलायंस पार्टनर है वही लोग बेसिकली डोमिनेट कर रहे हैं पब्लिक नैरेटिव में। तो अगर तारिक रहमान वापस आ रहे हैं, मुझे लग रहा है एटलीस्ट एक उम्मीद है कि नया पॉलिटिक्स हो, तो वो बोल रहे हैं कि नया पॉलिटिक्स लाएंगे, तो एक उम्मीद है, क्योंकि आवामी लीग तो पार्टिसिपेट नहीं करेगी इलेक्शन में। अभी तक यूनुस सरकार ने बोले हैं कि उनको पार्टिसिपेशन करने के लिए नहीं दिया जाएगा, तो उसका मतलब 2 ही है, एक तरफ BNP है, दूसरी तरफ आपका जमात इस्लामी है। अगर आप दोनों को देखेंगे डेफिनेटली इंडियन पर्सपेक्टिव से जरूर वो तारिक रहमान को जनरली प्रिफर करेंगे।
तो आने के बाद मुझे लग रहा है जो नैरेटिव अभी तक तैयार है, उन्होंने वो नैरेटिव चेंज करने का कोशिश करेंगे। एटलीस्ट वो आशा देंगे कि वो आ गए हैं। तो जमात का जो नैरेटिव चल रहा है, आप जो उग्रवादी का बात किए, जो वहां पे जैसे लिंचिंग चल रहा है, उसमें एटलीस्ट बीएनपी का एक उनका एक आवाज रहेगा। क्योंकि अभी तक बीएनपी का जितना सारा स्टेटमेंट रहता था, वो उन्होंने उनके साथ बात करके बीएनपी बांग्लादेश में स्टेटमेंट देता था। तो अभी एटलीस्ट ये आने के बाद फील्ड में ये है, तो मुझे लग रहा है कि प्रोबेबली अच्छा रहेगा नैरेटिव की वजह से। एटलीस्ट बीएनपी कंपेयर टू जमात सेंट्रिस्ट है। क्योंकि अगर आप रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज देखेंगे, रेडिकलिज्म देखेंगे, सेंटर भी मूव करता है। तो ऐसा नहीं कि सेंटर एक जगह पे रहता है। तो इसलिए मैं बोलूँगी सही है, अच्छे टाइम में आए हैं। उनके अगेंस्ट में बहुत सारा करप्शन केसेस है, तो वो सारा अभी विड्रॉ किया गया है। लेकिन ये भी हो सकता है भी कोई कल जाके उनके अगेंस्ट में करप्शन केस और एक बार दर्जा कर सकता है। जी 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 जी। तो यार आप कुल मिला के कहना चाहते हैं कि यूनुस सरकार के समय में जो लॉलेसनेस है और जो अभी अगस्त से लेकर के जिस तरह से भीड़ तंत्र कायम है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो जो भी नया आएगा, चाहे वो तारिक रहमानी सही, बीएनपी सही, कम से कम एक चुनी हुई अगर सरकार उनकी बनती है तो कम से कम चीज़ें बेहतर होंगी। आप ये कयास लगाने की कोशिश कर रही हैं शायद, जो मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन एक बात एम्बेसडर रीवा गांगुली, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि शेख हसीना के बाहर, जो कि यूनुस सब कह रहे हैं कि वो उसमें पार्ट नहीं ले सकेंगे इलेक्शंस में, शेख हसीना के बाहर रहने के बाद रहमान की वापसी, क्या इसको एंटी इंडिया नैरेटिव के तौर पर देखा जाएगा? कैसे इस चीज़ को कैसे समझे? देखिए, एंटी इंडिया नैरेटिव की जो बात है, यूनुस सरकार तो शुरू से ही उन्होंने कोई भी स्टेप नहीं लिया जिससे कि हमें लगे कि ये लोग मतलब दे आर इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस विद अस। तो शुरू से ही ऐसे ऐसे स्टेप इन्होंने लिए हैं, और जितने जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एंटी इंडियन एलिमेंट्स हैं, इनको बल्कि इन्होंने इनकरेज किया है। अपने हर गवर्नेंस फेलियर के लिए इन्होंने भारत को दोषी ठहराया है। तो ऐसे करके ये लोग किसी भी तरह से ये एक मोमेंटम बनाए रख रहे हैं हर चीज के लिए। आप देखिए, जो एक यंग लीडर का असैसिनेशन हुआ, हादी, पुलिस कह रही है कि उनको जिन्होंने मारने की कोशिश की वो बांग्लादेश में ही है, सरकार कह रही है नहीं वो भारत में चले गए हैं, भारत उन्हें वापस दे। तो माने इनका लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इतना ज्यादा है, और हर चीज में भारत को दोष देने से इनको कोई फायदा, मतलब फिर इनका गवर्नेंस क्या है? सारा टाइम सब अपनी प्रॉब्लम्स को आप ये कहते हैं कि इंडिया की वजह से हुआ है, तो आप कुछ अपने प्रॉब्लम्स तो खुद भी सॉल्व करिए। तो ये सिचुएशन तो है जरूर यूनुस की। और रही बात आवामी लीग की, तो उन्होंने तो बहुत क्लियरली बोल दिया है कि आवामी लीग को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने नहीं देंगे। तो फिर अगर एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, तो फिर तो क्वेश्चन इस इलेक्शन का फेयरनेस, इसकी इंक्लूसिवनेस के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चंस विल अराइज। और ये जो 30% एंड अबव पॉपुलेशन है जो कि डेडिकेटेड आवामी लीगर्स हैं, वो फिर उनका तो वो डिफरेंचाइज हो गए ना, उनका कैंडिडेट तो नहीं मिलेगा उनको। तो आवामी लीग को इलेक्शन से बाहर रखना इस इलेक्शन को प्रश्नविद करता है जरूर। जी डॉक्टर पटनायक, अगर हालात और बिगड़ते हैं या जिस तरह के अभी संवेदनशील हालात हैं, क्या भारत को किसी तरह की कंटिजेंसी प्लानिंग करने की जरूरत है? भारत का क्या रिस्पांस होना चाहिए? कैसे इसको समझना चाहिए हमें? एक्चुअली अभी तक मतलब डेफिनेटली कुछ थिंकिंग होगा कि अगर सिचुएशन बिगड़ेगा तो उसका मतलब, जैसे हम देखें हमला हुआ है, एक प्रोसेसन, एक भीड़, एक मूव किया था इंडियन हाई कमीशन के तरफ, वीसा सेंटर बंद हुआ है, और वैसे भी चिटागोंग और खुलना में जो असिस्टेंट हाई कमिश्नर है वहां पे भी अटैक हुआ है। तो भारत डेफिनेटली देखेगा कि सिचुएशन अगर ज्यादा बिगड़ेगा तो हमारा जो
ये हमारा जो हाई कमीशन है वहां पे, तो उसका कैसे प्रोटेक्शन किया जाएगा, और उसका मतलब जरूर उसके बारे में इंडिया एक स्ट्रांग पोजीशन रखेगा। और सेकंड चीज ये है कि जैसे एम्बेसडर गांगुली ने बताया कि आवामी लीग अगर पार्टिसिपेट नहीं दिया जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट डिसीजन हो गया है, तो उसका मतलब आप जो 30 to 35% जो आवामी लीग सपोर्टर्स है, जो उनका वोटिंग कैडर है, मतलब अभी का नहीं, आप हिस्टोरिकली देखेंगे उनका उतना है कैडर। तो अगर जो हम इंक्लूसिव इलेक्शन का बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब जो इलेक्शन के अगेंस्ट में इतना ऑब्जेक्शन है कि हसीना के टाइम में इंक्लूसिव इलेक्शन नहीं था, तो ये उसका कंटिन्यूएशन है, मतलब ये वाला इलेक्शन भी फिर इंक्लूसिव इलेक्शन नहीं होगा। तो एक आयरनी है कि आवामी लीग जो इंडिपेंडेंस, बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस में एक रोल प्ले किया था, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन जो पार्टी इंडिपेंडेंस के खिलाफ खड़े थे, पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट कर रहे थे, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब मुझे ये सिचुएशन बहुत आयरनिक लग रहा है। जी जी, एम्बेसडर गांगुली, थोड़ा संक्षेप में जानना चाहेंगे आपसे, समझना चाहेंगे कि जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, भारत कुछ कर सकता है इसमें? क्योंकि बार बार ये प्रश्न हमारे यहाँ उठाया जा रहा है कि कुछ करना चाहिए, कुछ जिस तरह से खुलेआम वहाँ पर हिंसा का तांडव हो रहा है, भारत क्या कुछ कर सकता है? क्या ऑप्शंस क्या है हमारे पास? देखिए, एक देश के अंदरूनी मामले में हम लोग पूरा तो जा नहीं सकते हैं। ये उनके सिटीजन हैं और उनके अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देना किसी भी सरकार का ये स्क्वायरली उस गवर्नमेंट का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए इसमें इस इशू को रेज करना, बार बार रेज करना, यही हमारी अभी हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन बहुत कम नंबर्स में है जी। तो मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अपने बोले कि आप लोग सब आ जाइए, दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो अब यही है कि बांग्लादेश सरकार को अपने सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट्स देना पड़ेगा, सारे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी ये लोग बहुत दूर दराज के इलाके में रहते हैं, पर ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ऑलवेज पता होता है कौन से वल्नरेबल एरियाज हैं, कहाँ बैड एलिमेंट्स ज्यादा हैं, कहाँ टेंशन के चांसेस हैं, तो उनको प्रोटेक्शन देना टोटली बांग्लादेश सरकार का काम है। और हम इस इशू को बांग्लादेश सरकार के साथ ऑलवेज ही मतलब जी हम उठाते भी रहे हैं और लगातार हम उसको उठा भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए एम्बेसडर गांगुली और डॉक्टर स्मृति पटनायक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए। और इसके बाद रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे खेलों के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता। कसूरी मेथी लाजवाब है स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India। जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India। यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है the taste of India। Excuse me? Yes, sir. Get me one veg sandwich, orange juice and some आज cash. बैग पे खाना नहीं है सर। किसान छुट्टी पे है सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। एक कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बने। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद खेल महोत्सव 2025 के समापन समारोह में शामिल हुए। पीएम ने इस समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। कार्यक्रम में सांसद खेल महोत्सव का हिस्सा बनने वाले देश भर के युवा खिलाड़ी भी जुड़े। पीएम ने कुछ खिलाड़ियों से संवाद भी किया। खिलाड़ियों ने सांसद खेल महोत्सव पहल की सराहना करते हुए इससे जुड़े अपने अनुभव साझा किए। तमिलनाडु की खिलाड़ी निशिका ने इस पहल को बेहद लाभकारी बताया। सांसद खेल महोत्सव 2025 के समापन समारोह में देश भर के युवा खिलाड़ी शरीक हुए। प्रधानमंत्री ने इन खिलाड़ियों से संवाद कर उत्साहवर्धन किया, साथ ही खेलों को प्रोत्साहन देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में देश भर के युवा खिलाड़ी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। पीएम ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव अब एक जन आंदोलन बन चुका है। देश भर में 290 से अधिक सांसदों की इस कार्यक्रम का योजना करना, लाखों नौजवानों को जोड़ना और 1 करोड़ से ज्यादा युवा खिलाड़ियों द्वारा इसमें रजिस्ट्री करवाना देश के हर कोने की हिस्सेदारी है। पीएम ने कहा कि आज खेलों में अवसर असीमित हैं। भारत के खिलाड़ी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, भारत को वैश्विक खेल मानचित्र पर नई ऊंचाई दे रहे हैं। 2014 से पहले खेल विभाग में टीम सिलेक्शन में और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में खेलों के नाम पर जो गड़बड़ी होती थी, आज वो सब कुछ बंद हो चुकी है। पीएम के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए तमिलनाडु की निशिका ने इस पहल को बेहद लाभकारी बताया। आपको सांसद खेल महोत्सव का जो कार्यक्रम मैं पीछे लगा हुआ हूं, देश भर के एमपी को कहता हूं कि भाई हर साल एक बार खेल महोत्सव करना चाहिए। और धीरे धीरे मैंने देखा कि सभी एमपी बराबर काम कर रहे हैं। आपके यहाँ भी भले हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन वो भी कर रहे हैं। ये सांसद खेल महोत्सव से आपको कितनी मदद मिली? Sir, first of all, thanks for you and to L. Murugan sir for arranging in our locality. It was really helpful for us to showcase our talent. असम, पश्चिम बंगाल और हरियाणा के युवा खिलाड़ियों से भी पीएम ने संवाद किया। पीएम ने खिलाड़ियों से कहा कि वो अपने अभ्यास पर ध्यान दें, बाकी जरूरतों का ध्यान रखने के लिए सरकार है। इतने बढ़िया गेम हुए जी, जबरदस्त की कदे देखे ही नहीं भाई, इस तरह गेम भी हो गए कदे। और हमारा इसमें सुविधा इतनी बढ़िया थी जी कि आना जाना रहना खाना पीना घर से लेके जाना और छोड़ के आना जमा तकड़ा कर रखा था जी, जमा सारे बड़का ने स्वाद आ गया। क्या नीरज आज मैं मानकर जाऊं? हाँ आने वाले समय में हमारा एक और हरियाणवी बॉक्सर देश को गोल्ड मेडल जिताएगा। हाँ जी, देखिए सब लोग तालियां बजा रहे हैं अभी से। जरूर जी, अब ये मान के चलो जी भाई आने वाले ओलंपिक में या फिर इस तो अगला में जी जरूर मैं आपसे मिलूं जी और वो मेडल अपने हाथ में लेके दूं जी, अपने पिराऊं कि ये अपने देश का मेडल है जी, अपना झंडा सबसे ऊपर हो गया। 2030 में भारत की मेजबानी में होने जा रहे राष्ट्रमंडल खेलों का उल्लेख करते हुए
पीएम ने कहा कि 2036 में खेलों के सबसे बड़े आयोजन यानी ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए भी भारत प्रयासरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर के मेला ग्राउंड में गुरुवार को अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट निवेश से रोजगार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस सुव्यवस्थित औद्योगिक सम्मेलन की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में की थी। उन्होंने जीवंत गुजरात के नाम से औद्योगिक सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया। इससे राज्य में निवेश आकर्षित हुआ। अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी ने इसकी शुरुआत की है। मैं मोहन यादव जी को एक प्रकार से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स का शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से किया। बहुत अच्छा प्रयास था, सफल भी हुआ, मगर मोहन यादव जी ने एक नई शुरुआत की है कि राज्य के संतुलित विकास के लिए क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव की शुरुआत की। ये मध्य प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में जो कॉन्क्लेव करने का और निवेश के भूमि पूजन के कार्यक्रम करने का इन्होंने शुरुआत किया है, वो सभी राज्यों में आने वाले दिनों में राज्य के संतुलित विकास के लिए बहुत फायदा करने वाले हैं। और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। और इस विषय पर बातचीत करते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि देश में वीर बाल दिवस पर यह कार्यक्रम हमारी परंपरा और विरासत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बच्चे जो ये अमृत काल के बच्चे हैं, विकसित भारत के नींव हैं। विकसित भारत का संकल्प जो प्रधानमंत्री जी ने लिया है, निश्चित रूप से उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में इन बच्चों की बहुत अहम भूमिका होगी। तो जो भी लक्ष्य आप तय करते हैं, उस लक्ष्य को मजबूती के साथ आप उस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ें। हर तरह से सरकार भी सहयोग करने के लिए तैयार है। आप अभिभावकों से भी आग्रह करना चाहेंगे, बच्चों को स्वतः निर्णय लेने दें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे क्रिसमस के रंग। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। प्राचीन तमिल साहित्य में जीवंत त्रिपुरारी की नगरी काशी में संस्कृति का अद्भुत समागम। एक आत्मा, एक विचार, एक संस्कार, केवल प्रकटीकरण दो। पहला ज्ञान की राजधानी, दूसरा संस्कृति और कला का गढ़, और दोनों के मिलन का नाम है काशी तमिल संगमम। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी के नमो घाट से प्रारंभ हुए काशी तमिल संगमम के वर्ष 2025 के संस्करण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। सांस्कृतिक समागम की सतत प्रक्रिया तमिल करकलाम के जरिए हो रही है और प्रगाढ़। काशी तमिल संगमम भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार कर रहा है। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो।
हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ऑर्डर ले ले भाई, ऑर्डर ले ले। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो न्यूज नाइट के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन आपको दिखाएंगे क्रिसमस के रंग चलते चलते। क्रिसमस प्रेम, करुणा, त्याग और आशा का पर्व है। आज देश दुनिया में उल्लास और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर, राजस्थान, असम, तमिलनाडु और केरल तक गिरजाघरों में प्रार्थनाओं की गूंज और खुशियों की रौनक फैली रही। त्योहार की इस पावन बेला पर लोगों ने एक दूसरे को शांति, सद्भाव और भाईचारे का संदेश दिया। तो आपको दिखाते हैं देश दुनिया में किस तरह से जगमगाया क्रिसमस का ये उत्सव। आप देखिए कैसे जगमगा रहा है क्रिसमस का उत्सव। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश भर में क्रिसमस का त्योहार पूरे उत्साह और खुशी के साथ मनाया गया। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक गिरजाघरों में प्रार्थनाएं की गई। राजस्थान और असम में भी लोगों ने सजावट, गीत संगीत और उत्सव के साथ क्रिसमस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस के अवसर पर दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन की प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। इस अवसर पर क्रिसमस के विशेष गीत गाए गए। प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। दिल्ली के बिशप डॉक्टर पॉल स्वरूप ने पीएम की सुख समृद्धि की कामना के लिए विशेष प्रार्थना कराई। बीते कई वर्षों में पीएम ईसाई समुदाय से जुड़े उत्सवों में लगातार शामिल होते रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों में पीएम की उपस्थिति ईसाई समुदाय से उनके गहरे जुड़ाव को दिखाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को क्रिसमस की बधाई देते हुए एक्स पर लिखा कि सभी को शांति, करुणा और आशा से भरे क्रिसमस की शुभकामनाएं। यीशु मसीह की शिक्षाएं हमारे समाज में सद्भाव को मजबूत करें। वहीं तमिलनाडु और केरल में भी क्रिसमस की खास रौनक देखने को मिली, जहां लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां दी। देश के तमाम हिस्सों में ये त्योहार प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश देता नजर आया। विशेष प्रार्थनाओं के साथ ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रभु यीशु के आगमन के गीत भी गाए। क्रिसमस के मौके पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। गिरजाघरों से लेकर बाजारों तक खुशियों का माहौल रहा। हम घर घर जाके लोगों को बताते हैं कि हमारा खुदा यीशु जन्म लेने वाला है और वो सबके घर में खुशियों के साथ हमारे साथ आने वाले हैं। हमारा ये एक ही फेस्टिवल होता है 12 महीने का। इसमें हम बहुत सारी मस्ती करते हैं, फ्रूट्स केक्स खाते हैं, घर पे बनाते हैं, सबसे मिलते हैं, अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। दुनिया भर के तमाम हिस्सों में क्रिसमस अलग अलग रंगों में नजर आया। इस बार क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बेथलेहम में फिर रौनक लौटी। हजारों लोग मैंजर स्क्वायर पहुंचे, जहां क्रिसमस ट्री दोबारा लगाया गया। वेटिकन सिटी में हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस मनाया गया। लोगों ने प्रार्थनाओं के जरिए शांति, प्रेम और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। न्यूयॉर्क में क्रिसमस अलग अंदाज में मनाया गया। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की मीनार हरे और लाल रंग की रोशनी से जगमगा उठी। कुल मिलाकर ये पर्व दुनिया भर में लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हुए प्रेम और सद्भाव की भावना को और मजबूत करता नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।